हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। साथ ही साथ आपके जितने भी एमए इंग्लिश के एग्जाम्स हैं वो सारे अच्छे जा रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, ये वाला जो वीडियो है ये MEG 04 जो कि आपका एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश का पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स बताने वाली हूँ। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करनी है वो ये है कि हमारे पास MEG जो 04 है उसके यूनिट वाइज नोट्स हैं। नोट्स के अंदर आपको जितने भी आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी समरी मिल जाती है, तो आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसका गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है। गेस्ट पेपर के अंदर आपको मिलते हैं 10 से 12 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में प्रीवियसली पूछे गए हैं। साथ ही साथ गेस्ट पेपर में आपको आंसर्स भी उन सारे क्वेश्चंस के मिल जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो सिर्फ गेस्ट पेपर को भी परचेज कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद देयर डिटेल्ड आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एज यू नो कि आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, है ना। तो हमने सेम वैसे ही गेस्ट पेपर्स को बनाया है, एक पैटर्न को फॉलो किया है आंसर्स के अंदर। तो आप उसे परचेज कर सकते हैं। उसे खरीदने के लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर गिवन है, ठीक है, इस नंबर पे आपको क्या करना है, हमें मैसेज करना है। आप व्हाट्सएप पे सेव कर लो और हमें एक मैसेज डाल दो, जो मेरी टीम है वो आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है। और अभी यहाँ पे हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आपको सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे सामाजिक और जो है राजनीतिक कारण थे जिनकी वजह से जो इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है ओल्ड और मिडल इंग्लिश पीरियड में, वो क्या हो जाता है गाइज, इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। सो the development of the English language during the Old and Middle English period was deeply shaped by the socio-political events. तो जो ओल्ड और मिडल इंग्लिश टाइम पीरियड है उस टाइम पे इंग्लिश लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कई सारे ऐसे जो फैक्टर्स हैं, कई सारे हमें सोशियो पॉलिटिकल इवेंट जो हैं देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि इन्वेजन्स। ठीक है, इन्वेजन होता है, लोगों का माइग्रेशन हो गया, कुछ रिलीजियस चेंजेस हो गए या पावर में शिफ्ट हो गया। ये सारे के सारे जो इवेंट हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। दीज इवेंट ब्रॉड डिफरेंट कल्चर्स एंड लैंग्वेजेस इनटू कॉन्टैक्ट। तो हम क्या देखते हैं कि इन इवेंट्स की वजह से अलग अलग कल्चर के, भाषाओं के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं, और वहीं जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज के इवोल्यूशन को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ओल्ड इंग्लिश पीरियड की, यानी कि 5th से लेकर 11th सेंचुरी के टाइम पीरियड की। तो हम क्या देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो जर्मनिक इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है। सो द इंग्लिश लैंग्वेज बिगेन विद द अराइवल ऑफ जर्मनिक ट्राइब्स। ठीक है, जर्मन की जो ट्राइब्स थी, एंगल्स, सेक्सन्स एंड ज्यूट्स, हु सेटल्ड इन द ब्रिटेन। तो शुरुआत कहाँ से होती है, जर्मन की जो ट्राइब्स हैं वो ब्रिटेन में आएंगी। दे ब्रॉड देयर जर्मेनिक डायलैक्ट, और क्योंकि उनका डायलैक्ट थोड़ा सा जर्मनी वाला तो होगा ही ऑब्वियसली, जहाँ से देखते हैं कि ओल्ड इंग्लिश का जो बेसिस है वो बनना शुरू होता है। फिर जब क्रिश्चियनिटी पीरियड आता है इंग्लैंड में इन द 6th एंड 7th सेंचुरी, इट इंट्रोड्यूस लैटिन वर्ड्स। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्रिश्चियनिटी के टाइम पे कुछ लैटिन वर्ड्स इस भाषा से जुड़ जाते हैं, स्पेशली वो सारे वर्ड्स जो कि रिलीजन से जुड़े, जैसे कि बिशॉप, मॉन्क एंड ऑल्टार। कुछ इन्वेजन्स होते हैं, तो वाइकिंग इन्वेजन्स होते हैं 18 से लेकर 11वीं सेंचुरी के बीच में। जो स्कैंडिनेविया है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं वहाँ से वाइकिंग्स आते हैं जो इन्वेड करते हैं और इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं। और उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी लैंग्वेज ओल्ड नॉर्स, उसने इंग्लिश को इन्फ्लुएंस करा। एवरीडे जो वर्ड थे ना इंग्लिश में, उस लैंग्वेज ने जोड़े, जैसे कि स्काई, एग, नाइफ, लॉ। एंड इसने क्या करा, इंग्लिश ग्रामर को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। ओल्ड इंग्लिश वॉज अ सिंथेटिक लैंग्वेज मीनिंग इट यूज कॉम्प्लेक्स वर्ड एंडिंग्स। हम क्या देखते हैं कि जो ओल्ड इंग्लिश है वो एक सिंथेटिक लैंग्वेज थी टू शो टेंस, केस एंड जेंडर सिमिलर टू लैटिन और मॉडर्न जर्मन। और वो कहीं ना कहीं लैटिन और जर्मनी से, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन डायलेक्ट से इन्फ्लुएंस थी। फिर मिडल इंग्लिश पीरियड की अब हम बात करेंगे। ये हमने किस टाइम पीरियड की बात करी है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड की। ठीक है, नाउ गाइज लेट्स डिस्कस द मिडल इंग्लिश पीरियड। तो मिडल इंग्लिश पीरियड में जो बिगेस्ट चेंज आता है व्हेन विलियम द कॉन्करर फ्रॉम द नॉर्मेंडी फ्रांस डिफीटेड द इंग्लिश किंग। यहाँ पे फ्रांस का जो किंग है वो अंग्रेजी किंग को हरा देगा, एंड नॉर्मन फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज बन जाएगी रूलर्स की, गवर्नमेंट की और लीगल सिस्टम की।
तो यहाँ से हमें जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस है लैंग्वेज पे वो देखने के लिए मिलता है। तो एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ फ्रेंच वर्ड्स एंटर्ड इन द इंग्लिश, स्पेशली इन द एरियाज लाइक लॉ, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, ऐसे जो एरियाज थे वहाँ पे हमें इंग्लिश में जो फ्रेंच वर्ड्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। उसके अलावा सोशल हायरार्की, तो एक लैंग्वेज डिवाइड हमें देखने के लिए मिलता है। जो अपर क्लास थी उस टाइम पे, वहाँ पे जब इन्वेजन होता है तो फ्रेंच बोला करती थी, जो कॉमन पीपल हैं वो इंग्लिश बोला करते थे। दिस सोशल स्प्लिट हेल्प शेप हाउ इंग्लिश एब्जॉर्ब्ड फॉरेन इन्फ्लुएंस, तो कहीं ना कहीं फिर इंग्लिश ने भी क्या करा कि ये जो फॉरेन इन्फ्लुएंस था वो एब्जॉर्ब कर लिया। जैसे कि हमने नहीं कर रखा है, जैसे हम हिंदी में इंग्लिश को मिला के बोलते हैं, तो ये फॉरेन इन्फ्लुएंस हमने भी तो एब्जॉर्ब किया हुआ है। तो वैसे ही उस टाइम पे अंग्रेजों ने भी क्या करा, फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस था उसको एब्जॉर्ब किया। Due to the contact with the both Norse and French, English began to lose many inflections. This shift led to a more analytical language structure. तो यहाँ से हम देखते हैं कि मिडल इंग्लिश टाइम पे जो उसका स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल हो जाता है, और समय के साथ जो ओल्ड इंग्लिश है और नॉर्मन फ्रेंच दोनों आपस में ब्लेंड हो जाते हैं, क्रिएटिंग व्हाट वी नाउ कॉल्ड मिडल इंग्लिश। तो वहाँ से क्या बनता है, हमारी मिडल इंग्लिश जो है वो बनती है विद अ मोर फ्लेक्सिबल ग्रामर एंड अ लार्जर वोकैब। तो हमें इसमें ग्रामर काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और वोकैबलरी जो है गाइज वो हमें लार्ज देखने के लिए मिलती है। ठीक है, फिर चैंसरी इंग्लिश एंड स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, तो बाय द 15th सेंचुरी द चैंसरी रॉयल ऑफिस स्टार्टेड यूजिंग अ स्पेसिफिक डायलेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रॉयल ऑफिस जो चैंसरी है वहाँ पे इंग्लिश का एक स्पेशल जो डायलेक्ट है वो स्टार्ट कर देते हैं उसको यूज़ करना। दिस हेल्प इन स्टैंडर्डाइजिंग द लैंग्वेज, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। तो यहाँ से हम देखते हैं कि लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड जो है वो क्रिएट हो जाता है। फिर लिटरेरी डेवलपमेंट होता है, तो राइटर्स लाइक जेफरी चॉसर इन द वर्क्स एज द कैंटरबरी टेल्स रिफ्लेक्टेड द चेंजिंग लैंग्वेज इन सोसाइटी। This period also saw English re-emerge as the respected literary language after being dominated by Latin and French. तो हम देखते हैं कि इस टाइम पे फिर इंग्लिश एक तरीके से एक रिस्पेक्टेड लैंग्वेज बन जाती है। जैसे पहले उसमें हमें लैटिन और फ्रेंच का डोमिनेशन देखने के लिए मिलता है। सो इन शॉर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश ड्यूरिंग द ओल्ड एंड मिडल इंग्लिश पीरियड वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय, समझ गए ना, वही वापस से आ रहा है कि किससे इन्फ्लुएंस था वो, तो इन्वेजन्स, रिलीजन्स, पॉलिटिकल रूल और सोशल स्ट्रक्चर से। सो फ्रॉम जर्मेनिक रूट्स टू लैटिन नॉर्स इन्फ्लुएंस एंड फाइनली द मेजर इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच, इंग्लिश बिकेम अ रिच एंड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज। These socio-political changes set the stage for the rise of modern English. तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि मॉडर्न इंग्लिश का राइज होता है। डिस्क्राइब द इंग्लिश वॉवल्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे हमें इंग्लिश लैंग्वेज में वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स को बताना है। तो वॉवल एंड कॉन्सोनेंट आर द टू मेन टाइप ऑफ स्पीच साउंड, दे आर डिफरेंट इन हाउ दे आर मेड एंड हाउ दे फंक्शन इन वर्ड्स। वॉवल्स के अंदर क्या आती है गाइस, तो वॉवल्स आर स्पीच साउंड मेड बाय एन ओपन वोकल ट्रैक्ट। जो हम बोलते हैं ओपन वोकल, जैसे ए ई आई ओ यू जो होते हैं ना, यहाँ पे जो एयर है वो फ्रीली हमारे लंग्स से फ्लो करती है विदाउट एनी ब्लॉकेजेस। ठीक है, एंड जो है हम देखते हैं कि ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं। सो जो लेटर्स होते हैं हमारे ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं, आपके मेन वॉवल्स होते हैं। एंड वॉवल्स को बनाया जाता है बाय चेंजिंग द शेप ऑफ द टंग, लिप एंड माउथ, बट विदाउट स्टॉपिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग द एयर फ्लो। तो टंग की, लिप्स की, माउथ की जो है हमारी शेप चेंज होती है, बट हमारा जो एयर फ्लो है ना वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन साउंड आई, आई इन सी मेड विद अ हाई फ्रंट, एंड वहीं जो कार है इज मेड विद द टंग लो एंड बैक। तो वॉवल्स जो होते हैं ना, वॉवल्स form the core और न्यूक्लियस ऑफ द सिलेबल। एवरी सिलेबल मस्ट हैव एटलीस्ट वन वॉवल। ठीक है, जो भी हमारे लॉन्ग एंड शॉर्ट जो सिलेबल्स होते हैं उसके अंदर एक ना एक वॉवल साउंड होती है। वॉवल्स कैन बी हेल्ड और सस्टेन एंड दे साउंड स्मूथ एंड कंटिन्यूअस। तो वॉवल्स जो है वो सस्टेन किए जा सकते हैं, कंटिन्यूअस साउंड वो क्रिएट करते हैं। कॉन्सोनेंट स्पीच साउंड होती हैं, ठीक है, उसमें कुछ हमें ऑब्स्ट्रक्शन भी देखने के लिए मिलता है, जो एयर फ्लो है वो वोकल ट्रैक्ट से नहीं होता प्रॉपरली। तो मोस्ट अदर लेटर्स इन द अल्फाबेट आर कॉन्सोनेंट, बी सी डी, ये जितने भी हैं। हाउ दे आर प्रोड्यूस, तो कॉन्सोनेंट्स आर मेड बाय यूजिंग द टंग, लिप, टीथ और द रूफ ऑफ द माउथ। तो इनको हम ऐसे बनाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पी साउंड इन द पैट, पैट इज मेड बाय ब्रीफली स्टॉपिंग द एयर विद द लिप्स एंड देन रिलीजिंग इट। ठीक है, पैट, तो हमने यहाँ पे एयर को स्टॉप किया देन रिलीज करा। तो कॉन्सोनेंट जो होते हैं गाइस एक स्ट्रक्चर और क्लैरिटी प्रोवाइड करते हैं एंड ऑफन कम एट द बिगनिंग और एंड ऑफ द वर्ड।
ठीक है, तो ये शुरू में या एंड में आते हैं। दे हेल्प टू सेपरेट वॉवल साउंड एंड मेक वर्ड ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो वॉवल वर्ड्स को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। मोस्ट कॉन्सोनेंट कैन नॉट बी हेल्ड कंटिन्यूसली लाइक वॉवल्स, दे आर शॉर्टर एंड मोर एब्रप्ट। तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो कंटिन्यूसली नहीं काम करते वॉवल्स की तरह, वो थोड़े से शॉर्ट होते हैं। इन द फाइनल समरी आप क्या बताएंगे कि वॉवल्स आर ओपन साउंड मेड विदाउट एनी ब्लॉकेज ऑफ एयर फ्लो, एयर फ्लो के बिना किसी ब्लॉकेज के ये चलता है। दे आर द हार्ट ऑफ द सिलेबल एंड कैन बी सस्टेन्ड। कॉन्सोनेंट होते हैं आपके जो हम साउंड को, एयर को रिस्ट्रिक्ट करके जो है कॉन्सोनेंट की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। So this difference is how they are produced and used in what separates vowel from consonants and helps create the wide variety of sounds in the English. इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो आपका बायलिंगुअलिज्म से रिलेटेड है, उसको अभी हम 2 मिनट में डिस्कस करेंगे, 2 मिनट का पॉज लेने के बाद। ओके, सो नाउ गाइज लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक जो कि बायलिंगुअलिज्म है। तो हम क्या देखते हैं ना कि एग्जाम में बायलिंगुअलिज्म से एक ना एक जो नोट है वो आपका पूछा जाता है। तो बायलिंगुअलिज्म इज द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड 2 लैंग्वेजेस। किसी भी व्यक्ति की ये एबिलिटी कि वो बोल सकता है और समझ सकता है 2 लैंग्वेजेस को फ्लुएंटली, है ना। जैसे कि अगर मेरे को कोई 2 लैंग्वेजेस आती है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तो मैं क्या हूँ, ये होता है बायलिंगुअलिज्म, मैं बायलिंगुअल हूँ। तो इट कैन रेफर टू इंडिविजुअल और एंटायर कम्युनिटीज दैट यूज 2 लैंग्वेज इन डेली लाइफ। तो कोई भी लोग हो सकते हैं, हर कोई हो सकता है बायलिंगुअल। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ बायलिंगुअलिज्म में हम देखते हैं कि एक होता है आपका साइमल्टेनियस बायलिंगुअलिज्म। So when a person learns 2 languages at the same time from early childhood, जब हम बचपन से ही 2 भाषाएं सीखते हैं तो यानी कि हम साइमल्टेनियसली सीख रहे हैं, तो वो आपका साइमल्टेनियस बायलिंगुअलिज्म में आता है। दूसरा होता है आपका सीक्वेंशियल बायलिंगुअलिज्म। सो व्हेन अ पर्सन लर्न्स अ सेकेंड लैंग्वेज, जब कोई व्यक्ति दूसरी लैंग्वेज सीखता है पहली लैंग्वेज को पूरी मास्टरी उस पर करने के बाद, ठीक है। जैसे कि स्कूल वगैरह ख़त्म होने के बाद आफ्टर कॉलेज भी कुछ लोग सीखते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायलिंगुअलिज्म। तो पहला जो बेनिफिट हमें दिखता है वो होता है कॉग्निटिव एडवांटेज। ये हमारी मेमोरी को, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और मल्टीटास्किंग को इम्प्रूव करता है। ये हमें अवेयर करवाता है, अलग अलग कल्चर से कनेक्ट करवाता है। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करता है, जिससे कि हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती हैं, हम ग्लोबली कम्युनिकेट कर सकते हैं, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा क्या चैलेंजेस होते हैं, तो पहला लैंग्वेज इंटरफेरेंस। कभी कभी जो ग्रामर है, वोकैबुलरी है, वो एक लैंग्वेज की दूसरे में मिक्स हो जाती है और प्रोफिशिएंसी नहीं होती। देखो, एक लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होगी दूसरी से, ऐसा हमेशा होता है। और सोशल प्रेशर की जब हम बात करते हैं
तो इन सम प्लेसेस बाइलिंगुअल्स में फेस प्रेशर टू स्पीक ओनली वन डोमिनेंट लैंग्वेज, है ना। तो इंडिया में तो आपने देखा ही होगा कि इस टाइम लैंग्वेज का इशू कितना चल रहा है। तो बाइलिंगुअलिज्म में प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ लोगों को प्रेशर फेस करना पड़ सकता है किसी एरिया में जाके। सोसाइटी में बाइलिंगुअलिज्म देखते हैं तो मैनी कंट्रीज एनकरेज बाइलिंगुअलिज्म थ्रू एजुकेशन पॉलिसीज, अपनी एजुकेशन पॉलिसीज के द्वारा वो लोग बाइलिंगुअलिज्म को प्रमोट करते हैं। उसके अलावा इन मल्टीलिंगुअल नेशंस बाइलिंगुअलिज्म मदद करता है नेशन की यूनिटी के लिए और कम्युनिकेशन। जैसे कि हमारा देश देखो, हमारा देश कितना ज़्यादा मल्टीलिंगुअल है, तो हमारे यहाँ पे बाइलिंगुअलिज्म बहुत काम करता है। जैसे कि मान लो कि एक तो सबको अपनी नेटिव लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी आती है किसी को तमिल आती है ना, किसी को कन्नड़ आती है, तो सबको अपनी नेटिव लैंग्वेजेस भी आती हैं। उसके अलावा सबको क्या आती है, इंग्लिश आती है। तो इन इंडिया मोस्टली जो लोग हैं वो क्या है, बायलिंगुअल है। तो ये एक ब्रिज की तरह काम करता है अलग अलग कल्चर्स और कम्युनिटीज़ को जोड़ने का। देश की यूनिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो guys, in the final conclusion we can say that bilingualism is a valuable skill that not only improve communication but also support mental development and cultural understanding। तो ये जो है हमारी mental development को भी support करता है और हमारी जो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी बड़ा करता है। सो इन टूडेज ग्लोबल वर्ल्ड बीइंग बाइलिंगुअल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एवर। तो आज के समय में तो बाइलिंगुअल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में ना आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप लोग, अपने नोट्स परचेज कर लो या फिर अपना गैस पेपर परचेज कर लो। गैस पेपर से भी आप इजीली जो है पास हो सकते हो। उसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मिलते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है गाइस गैस पेपर भी आपके लिए। ठीक है, उसके अलावा नोट्स भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास समय है तो आप दोनों भी खरीद सकते हो।